नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किए गए एक नए नोज सेक्शन को डिस्प्ले किया गया है। ये वो पार्ट होता है जो कि एयरक्राफ्ट की फ्रंट सेक्शन में लगाया जाता है। इसके ठीक पीछे एयरक्राफ्ट का रडार मौजूद होता है और इस कोन सेक्शन को खास करके ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्रिएट करे या प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि ऐसा होने से इसकी रडार की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी असर पड़ता है। अभी तक हम ऐसे सिस्टम के लिए बाहर देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और अभी भी तेजस में जिन रैडोम सेक्शन या नोज सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको यूके की एक कंपनी कुभाम की तरफ से सप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनस तरीके से इनको डेवलप कर लिया गया। इस नए रैडोम को स्पेशली मॉडर्न एरियल कॉम्बैट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया, जिसमें हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज फाइबर का इस्तेमाल किया गया, जो लाइटवेट होने के साथ साथ हाई स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करता है। और सबसे खास बात यह कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को काफी मिनिमाइज कर देता है, जिससे ऑनबोर्ड एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। अगर नए तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किए गए नोज सेक्शन का कंपैरिजन हम लोग तेजस मार्क 1 के साथ करें तो ये साइज में तेजस मार्क 1 की नोज सेक्शन से 10% छोटा होने वाला है। इसका बेस डायमीटर 809 mm का है, जो कि आगे चल के 740 mm तक रिड्यूस हो जाता है। इफेक्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 के मुकाबले काफी साइज में बड़ा है, लेकिन फिर भी इसका नोज सेक्शन तेजस मार्क 1 के मुकाबले काफी छोटा होने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें जो रडार इस्तेमाल किया जाने वाला है उसमें ज्यादा टीआर मॉडल मौजूद होने वाले हैं। और ये डिजाइन सिर्फ एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बेहतर नहीं करने वाला है, बल्कि रडार सिग्नल की ट्रांसमिशन को भी काफी बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट QRSAM की तरफ से। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के CMD मनोज जैन ने कंफर्म किया कि 25,000 करोड़ की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM की डील अगले 8 महीने से 1 साल के अंदर फाइनलाइज किया जा सकता है। टारगेट रखा गया कि मार्च 2026 से पहले इस डील को फाइनल किया जाने वाला है। अगर QRSAM की बात करें तो ये एक एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑन द मूव टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस मिसाइल का डिजाइन इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। 2023 में रिपोर्ट आई थी कि QRSAM को और टेस्टिंग की जरूरत है ताकि मिशन रिलायबिलिटी को और टेक्निकल ग्लिचेस को फिक्स किया जा सके। डीआरडीओ ने इसका फाइनल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किया था, जिसमें इंडिजिनस RF सीकर, मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन, सर्वेलेंस और मल्टीफंक्शन रडार मौजूद थे। अगर ये डील फाइनल किया जाता है तो ये भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस पुश में एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। और QRSAM का प्योर देसी होना एक बड़ी बात है, क्योंकि ये फॉरेन इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम करने वाली है। इसकी क्विक डिप्लॉयमेंट और हाई मोबाइल फीचर इसे बैटलफील्ड सिनेरियो में आर्मी के लिए ज़्यादा यूजेबल बनाती है, जहां पर मूविंग कॉन्वॉयज को भी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सकेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन का कहना है कि जो इशू पहले आइडेंटिफाई किए गए थे उनका सोल्यूशन या तो मिल चुका है या वो प्रोसेस में है। मतलब अगर सब कुछ सही रहता है या प्लान के मुताबिक चलता है तो ये डील भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए एक फाइनेंशियल बूस्ट लाने के साथ साथ इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत ही बड़ी एज प्रोवाइड करने वाली है। अगला अपडेट भारत की एंटी स्टेल्थ रडार की तरफ से है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और डीआरडीओ की तरफ से एक VHF रडार को डेवलप किया गया, यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी के लिए भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी हम चाइना और पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर जेट के अगेंस्ट में वीकर साइड में मौजूद है। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से आर्मी को डिलीवर किए गए नई VHF रडार या एंटी स्टेल्थ रडार के आने के बाद हम इजीली फाइट बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एंटीना इक्विप्ड रडार स्टेल्थ जेट को भी 200 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है, जो चाइना के Jet-20 या पाकिस्तान के फ्यूचर J-35A जैसे एयरक्राफ्ट को काउंटर करने में हमको मदद करने वाला है। अब सवाल उठता है कि स्टेल्थ जेट को डिटेक्ट करना इतना चैलेंजिंग क्यों होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी रडार से बचने के लिए डिजाइन की जाती है, जिसमें अभी ज्यादातर मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम या रडार काम करते हैं, लेकिन VHF रडार लॉन्ग वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, जो स्टेल्थ डिजाइन के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करता है। शॉर्ट वेवलेंथ के मुकाबले लॉन्ग वेवलेंथ सिग्नल एयरक्राफ्ट के सरफेस से ज्यादा स्कैटर होते हैं, जिससे स्टेल्थ जेट भी एक डिटेक्टेबल अमाउंट में रडार रिटर्न सिग्नल को जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिनका रडार क्रॉस सेक्शन या RCS कम होता है वो भी VHF फ्रीक्वेंसी के सामने छुप नहीं सकते। ये रडार सिस्टम
सिस्टम ईयरली वार्निंग सिस्टम के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय किए जाएंगे जो इंडियन एयरफोर्स को एरियल थ्रेट को टाइमली डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने का मौका प्रोवाइड कर सकेंगे। हालांकि VHF रडार हाई प्रिसिशन टारगेटिंग के लिए नहीं बने होते हैं, यानी कि अकेले ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल सिस्टम के तौर पर काम कर सकते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग L, S और X बैंड रडार को टारगेट को लॉक करने में मदद कर सकते हैं या खास करके स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। और इस तरीके से हम स्टेल्थ टारगेट को काफ़ी दूरी से डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। हालांकि ये टेंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी मायने रखता है, लेकिन पिछले 20 सालों से इस टेंडर को फाइनल नहीं किया गया और इसका पूरा जिम्मा इंडियन एयरफोर्स और भारत की दोनों प्रीवियस गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। और इन सभी की बेपरवाह नेचर की वजह से आज इंडियन एयरफोर्स चाइना और पाकिस्तान दोनों के स्ट्रेंथ के मुकाबले काफ़ी पीछे पड़ने लगा है। फिलहाल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में इंडियन एयरफोर्स सभी यूरोपियन जेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन अभी पता चला है कि इसमें भारत को अभी यूनाइटेड स्टेट ओरिजिन फाइटर जेट को खरीदने के लिए US की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि इस टेंडर में US की तरफ से भारत को F-21 और F-15EX जैसे फाइटर जेट को ऑफर किया गया और दोनों ही इंडियन एयरफोर्स की कैटेगरी में मैच नहीं करते हैं। F-21 और F-15EX पुराने प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं जो कि लगभग 50 साल पुराने डिज़ाइन हैं, जिसमें अपग्रेड तो किए गए हैं, लेकिन ये चाइना के J-20 और पाकिस्तान के फ्यूचर J-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सामना नहीं कर सकते हैं। भारत को भी एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो चाइना और पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर जेट को काउंटर कर पाएगा। और अभी दुनिया में ऐसे बहुत ही गिने चुने एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि भारत के इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। एक रशिया की Su-57 होने वाला है और एक F-35 फाइटर जेट होने वाला है जो कि भारत की वर्तमान की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी शॉर्ट साइटनेस की वजह से हम कोई भी इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को F-35 को ऑफर नहीं किया गया, लेकिन बदले में वो अभी भारत को F-21 और F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट को जबरदस्ती पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट की दबाव में आकर भारत F-21 और F-15EX में से किसी को खरीदता है तो इससे भारत को खास फायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ भारत इतना कमजोर भी नहीं है और आज तक कभी भी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की प्रेशर में आकर कोई भी डिफेंस डील को फाइनल नहीं किया गया। लेकिन अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अगर भारत किसी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश करता है तो ये अभी के लिए एक बेवकूफ़ी होने वाली है। अगला अपडेट भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर अभी चाहे आगे बढ़े या ना बढ़े, भारत एडिशनल रफाल को जरूर खरीदने वाला है। और अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर फाइनल होता है तो इसमें रफाल या चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो क्या सच में इससे हमको फ़ायदा मिलने वाला है या टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को कोई खास फ़ायदा मिलने वाला है? सबसे पहली बात, एमका प्रोग्राम का डेवलपमेंट अभी फुल पेस पे चल रहा है और 2030 तक भारत अपना खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिप्लॉय करना चाहता है। जब तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर के अंडर रफाल या कोई भी जेट इसके अंदर डिलीवर होना स्टार्ट होंगे, हमारी एमका या तो फाइनल टेस्टिंग फेज में होगा या फिर इनिशियल डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका होगा। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी रफाल या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के साथ हमको टीओटी में मिलेंगे, जैसे कि एवियोनिक्स हो जाए, AESA रडार सिस्टम हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो जाए, उनमें से पहले से ही HAL और DRDO की तरफ से फोकस किया जा रहा है। HAL और DRDO तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर और एमका के लिए इंडिजिनस रडार, स्टेल्थ मटेरियल्स और इवन जेट इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर, उनमें से काफी सारे सिस्टम अभी पहले से डेवलप हो चुके हैं, जिसका मतलब ये कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टीओटी कोई नई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास लेके नहीं आने वाला है। और एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि टीओटी के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं होता है बल्कि उसकी रॉयल्टीज, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल होता है, जो भारत के लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं होने वाला। अगर यही इन्वेस्टमेंट अभी एमका और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाई जाती है तो भारत को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होने वाला है। और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट को भी अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की जगह पर कंसीडर किया जाता है तो ये कई मामलों में उनसे बेहतर हो सकता है। और अभी के हालात में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एमका और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर हो सकते हैं, जिन पर अगर पिछले 5 सालों से सीरियसली काम चल रहा होता और फंडिंग की गई होती 2030 के आसपास हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी में रफाल से कई बेहतर एयरक्राफ्ट शामिल किए जा सकते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।